नमस्ते स्टूडेंट्स, आइडियल एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो क्लास 12th ज्योग्राफी के जो टॉपिक चल रहा है अपना पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान, उसी में हमने हरित गृह प्रभाव तक कल पढ़ा था। उसी से आगे अब आज बात करेंगे ओजोन परत की कि ओजोन परत जो है उसके शरण, ओजोन परत किस प्रकार से धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर होती जा रही है, ओजोन परत होती क्या है, ओजोन हो, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें अध्ययन करेंगे कि ओजोन परत जो शरण है। हमारा टॉपिक में दिया हुआ है ओजोन परत, लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे कि ओजोन क्या है। तो ओजोन क्या है, एक जो अपने ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की तरह ही एक गैस है ओजोन, जो कहाँ पाई जाती है, जो वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है, तो ये वायुमंडल ये जो परतें होती है अपने सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, तो इन मंडलों के मध्य ही कहीं ना कहीं पाई जाती है। तो ये जो ओजोन परत है ये अपने सौभ मंडल जो है, सौभ मंडल के ऊपर और समताप मंडल के नीचे वाले भाग में, सौभ मंडल के ऊपरी भाग में और समताप मंडल के नीचे वाले भाग में ये ओजोन की अधिकता यानी ओजोन गैस पाई जाती है। और ये जो गैस है ये एक, अब इसकी क्या सांद्रता बोलते हैं अपन अधिकता, यानी ओजोन गैस की अधिकता के कारण हम इसको एक ओजोन परत का नाम दे देते हैं। यानी गैस की अधिकता होने के कारण सौभ मंडल के निचले भाग में और समताप मंडल के ऊपरी भाग में, समताप मंडल से ऊपर, सौभ मंडल के नीचे और जहाँ से सौभ मंडल का प्रारंभ समाप्त होता है और समताप मंडल स्टार्ट होता है, वहाँ से क्या हो जाता है, ओजोन मंडल प्रारंभ माना जाता है। तो हम समताप मंडल, हालांकि इसके बारे में अलग से जब अपने को पढ़ना होता है, हालांकि बोलते अपन वही है सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो इसमें क्या होता है, समताप मंडल के अंतर्गत ही ये मंडल पाया जाता है। अब अपन शुरू से देखते हैं इसमें कि ओजोन परत, अपने टॉपिक का नाम है ओजोन परत शरण। शरण का अर्थ क्या होता है, धीरे धीरे ओजोन परत का कमज़ोर होना, कमज़ोर होने से संबंधित अपन बात करेंगे। तो ओजोन क्या है, ओजोन ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक गैस है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है, जिसको अपन ओजोन परत के नाम से भी अपन जानते हैं। परत के रूप में यानी अधिक मात्रा में होने के कारण इसको परत भी बोल दिया जाता है। इस परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ओजोन गैस है, या ओजोन परत जो है, इस ओजोन परत के कारण ही आज हमारी धरती के ऊपर जीवन संभव हुआ है। यानी अगर ओजोन गैस नहीं होती या ओजोन की परत नहीं होती तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो पराबैंगनी किरणें धरातल पर मानव जीवन को समाप्त कर देती। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करें कि इस परत के कारण ही धरती पर आज जीवन संभव है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का क्या करता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनका 93.99 लगभग अपन बोले 94% उसका अवशोषण करता है और केवल पृथ्वी तक 6% को पृथ्वी तक पहुंचने देता है। यानी सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी की किरणें होती है, वो पराबैंगनी किरणें यदि धरातल पर अगर सीधे पहुंच जाए, ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाए, तो यहाँ के पादप समाज यानी वनस्पति समाप्त हो जाएगी। वनस्पति के साथ साथ व्यक्तियों में, जीवों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अपन यही तो है कि हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन गैस है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसका क्षरण होता जा रहा है। तो सूर्य का तापमान, पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुँचना शुरू हो गई और उसकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती जा रही है। अपन बात करें ओजोन परत समताप के निचले भाग में और पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, ध्यान से समझना है इसको, 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच में इस गैस का आवरण पाया जाता है। धरातल से 10 किलोमीटर और ऊपर 50 किलोमीटर तक का पार्ट है। लेकिन अपने बुक के अनुसार अगर देखें, एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखें तो 30 से लेकर 80 किलोमीटर तक, लेकिन वो 30 किलोमीटर कहाँ से, समुद्र तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गैस पाई जाती है और 80 किलोमीटर तक इसकी उपलब्धता बताई जाती है। लेकिन अपना किलोमीटर में, सिंपल किलोमीटर में धरातल से अगर बात करें तो सौभ मंडल जैसे समाप्त होता है, सौभ मंडल मध्य भाग में उसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर और ध्रुवों पर 13 किलोमीटर तक देखने, तो 8 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर से ओजोन की उपलब्धता देखने को मिल जाती है। तो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक पाई जाती है और ध्रुवों पर या समुद्र तल से ये 30 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन एक गंध युक्त गैस है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन जो है एक गंध युक्त गैस है, यानी जो हल्के और नीले रंग की होती है। यानी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये एक ऑक्सीजन का एक रूप है। ऑक्सीजन को अपन किससे दर्शाते हैं, ये O2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। और अगर O3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओजोन। ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन की जो दो अणु हैं, दो परमाणु मिलकर के ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और यही दो परमाणुओं में अगर एक परमाणु और मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? ओजोन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ओजोन को O3 से प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो कौन सी गैस बन जाती है? ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़ जाए, 2 जुड़े तो ऑक्सीजन रहती है, और 3 जुड़ते क्या हो जाती है? ओजोन बन जाती है। ये हमारा रक्षा कवच भी है। ओजोन परत को हम अपना रक्षा कवच भी मानते हैं, यानी संपूर्ण धरातल, संपूर्ण पृथ्वी के लिए रक्षा कवच का कार्य करती है ओजोन गैस, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है उनको पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उनका 94% अवशोषण तो ये कर लेती है और 6% पर धरातल तक पहुंचने देती है। ओजोन की अगर बात करें, ओजोन गैस की सांद्रता में, अब सांद्रता का क्या? ओजोन की गैस की अधिकता में कमी आने के कारण ओजोन रहित, अब कुछ क्षेत्र ऐसे, जैसे अपन बात करें ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ओजोन गैस की सांद्रता का अर्थ अधिकता, ये ओजोन गैस है। लेकिन इस ओजोन गैस में क्या होता है? बीच बीच में इस प्रकार से हल्की हल्की कहीं ना कहीं से क्या होता है? कमी आ रही है, तो कमी आती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओजोन छिद्र। इस प्रकार से सांद्रता में यानी अधिकता में कमी आने की वजह से उसमें कुछ छिद्र नुमा आकृतियों का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अब बात करें 1970 के दशक के बाद पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की कुल मात्रा में, अब इसने कहा है कि 1970 के दशक बाद में हमारे धरातल पर मानव ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, या अपन ये कहें कि मानव ने अपने विकास, अपने डेवलपमेंट के लिए इतने ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से क्या होता है? 1970 के दशक के बाद में प्रति दशक अर्थ प्रति 10 वर्षों में लगभग 4%, ये जो अपन बात करें ओजोन, 4% ओजोन गैस की क्या आ जाती है? कमी होने लग जाती है। प्रति 10 वर्षों में 4% की कमी आज देखने को मिल रही है। इसी समान अवधि में, अगर इसी अवधि की बात करें, इसी समान अवधि में ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप जो मंडल है उसमें ओजोन की अधिकता, यानी ओजोन की अधिकता है, लेकिन वहाँ पर मौसमी परिवर्तन जो है, यानी वो चीज़ें परिवर्तित हो गई है। आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि हमारी मौसमी घटनाएं समय पर घटित नहीं होती है, मौसम में बारिश कब होती है, कब नहीं होती है, तो ये सारे प्रभाव जो है कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। तो अपन ये बात कर रहे थे कि इसी समान अवधि में, यानी 1970 के दशक की बात करें कि उस दशक के दौरान प्रति 10 वर्षों में 4% ओजोन गैस की कमी देखने को मिल रही है। तो इन्हीं समान अवधि में ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर समताप की ओजोन में, अब समताप जो क्षेत्र है उसमें ओजोन की अधिकता तो है, लेकिन वहाँ पर मौसमी परिवर्तन या मौसमी घटनाओं की कमी आने लग गई है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो थे अपने ओजोन परत। अब ओजोन परत के क्षरण के कारण, यानी ओजोन परत का विनाश या ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट क्यों होती जा रही है, तो उसके क्या कारण है? तो ओजोन की कमी, वह विनाश के मुख्य कारक माने गए। सबसे पहले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो गैस है, ये गैस क्या करती है? ये ओजोन को नष्ट करने का काम करती है। क्लोरीन, ये भी एक गैस है, और CFC क्लोरीन, ब्रोमीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि ये ऐसी मुख्य गैसें हैं जिसकी वजह से क्या होता है? ओजोन जो गैस है, ओजोन इनकी उपलब्धता या इनकी उपस्थिति में क्या हो जाती है? ओजोन धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट होने लग जाती है। तो जब समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु के साथ फैलने से, इसने कहा है कि समताप मंडल में जब क्लोरीन गैस परमाणु के साथ फैलने से ओजोन गैस में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। हालांकि ये जो गैसें हैं, ये सारी की सारी गैसें ओजोन गैस को प्रभावित करने वाली गैसें हैं। क्लोरीन का, अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझना कि क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन जो है यानी CFC का एक केवल छोटा सा पार्ट है, CFC से उत्सर्जित होती है क्लोरीन भी। CFC तो अब कितनी पावरफुल होगी? तो क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन के अणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसको ध्यान से समझना है कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर देता है। ओजोन, क्लोरीन का अगर एक अणु वायुमंडल में पहुंच जाए तो अपनी जो ओजोन जो है, ओजोन के 1 लाख अणुओं को वो नष्ट करने का काम करता है। तो ये जो क्लोरीन है ये CFC का ही पार्ट है, CFC से ही निकली हुई है। CFC का जब विघटन होता है, CFC किसी प्रकार से उत्सर्जित होती है और उसका जब विघटन होता है तो उससे क्लोरीन की उत्पत्ति होती है। तो ये क्लोरीन अगर इतनी पावरफुल है तो CFC देखो कितनी पावरफुल होगी। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं जब क्लोरीन का एक अणु 1 लाख ओजोन के, क्लोरीन का एक परमाणु
ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है, तो CFC तो इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये क्लोरीन के परमाणु CFC के विघटन से ही इसका निर्माण होता है। अपन बात करें कि क्लोरीन के परमाणु का CFC का जब विघटन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब विघटन होता है तो उससे इसका निर्माण होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के अणुओं को क्या करते हैं, कई अपघटनीय क्रियाओं द्वारा क्या कर देते हैं, कई अपघटनीय क्रियाओं के द्वारा क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु क्या करते हैं, ओजोन के अणुओं को अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से क्या कर देते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। और इन सभी प्रभावों से आज क्या हो रहा है, ओजोन परत या ओजोन गैस धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो ये तो थे ओजोन परत क्षरण के प्रभाव कारण। अब अपन बात करते हैं कि ओजोन परत जो धीरे धीरे इसमें कमी देखने को मिल रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, तो उनके प्रभाव के बारे में अपन देखते हैं। कि सबसे पहला तो अपन बात करें ओजोन क्षरण के कारण सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें वो सीधे धरातल पर पहुंच रही है, और धरातल पर पहुंचने के कारण त्वचा का कैंसर, सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने वाली जो है वो त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां आज बढ़ती जा रही है। आज अपन देखते हैं आए दिन हर व्यक्ति आंखों में ग्लास लगवाता रहता है, क्या कर, किसी को भी पूछते कहाँ गए थे, लेंस डलवाने गए थे, कहाँ गए थे, लेंस डलवाने गए थे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जुड़ी हुई कि आज वर्तमान में त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें थी, उन किरणों को जितनी आवश्यक मात्रा में ओजोन को रोकना चाहिए उतनी मात्रा में वो रोक नहीं पा रही है, उसका जो क्षरण है उसके कारण, और ये सीधे धरातल पर पहुंचती है, और धरातल पर पहुंचकर त्वचा के कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को जन्म देती है। पराबैंगनी किरणों के कारण पादप प्लावक का अर्थ है जो स्टार्टिंग, जब पादप की उत्पत्ति होती है और बिल्कुल, तो उसके ऊपर जब जैसे ही किरणें गिरती है तो उसकी वजह से जो पादप प्लावक आते हैं, पादप का जन्म जब होता है तो पादप जन्म के साथ ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला आज धीरे धीरे क्या हो रही है, प्रभावित होती जा रही है। फसलों की, अब इसमें नेक्स्ट देखें कि फसलों की मात्रा, आज अपने जो उत्पादन होता है वो उत्पादन की मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है, और गुणवत्ता भी धीरे धीरे उसमें कमी आती। तो उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों चीज़ों में कमी देखने को मिल रही है। किसके कारण, ओजोन परत क्षरण के कारण। भूमध्य रेखा पर तापमान बढ़ रहा है। अब सीधी सी बात है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा क्षेत्र पड़ता है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो रहा है, धीरे धीरे अवरुद्ध होता जा रहा है। अब सूर्य भूमध्य रेखा वाले आसपास वाले क्षेत्र जो है उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, ओजोन के क्षरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो उस क्षेत्र में व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की वृद्धि जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट अपन बात करें, धीरे धीरे ध्रुवों पर, अब ध्रुवीय जो क्षेत्र है उन ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघल कर समुद्रों में पहुंच रही है, और समुद्रों में पहुंचने के कारण तटीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तटीय, अब चीज़ें भी सीधी सी बात है कि जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्रों में पहुंची और समुद्र का जल धरातल की ओर ही दौड़ेगा, तो कौन से क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। ये तो है नहीं कि वहाँ से पानी उठ करके बीच में आएगा, वो बारिश के माध्यम से आता है, लेकिन जो समुद्र बर्फ के पिघलने से जो समुद्री जल स्तर बढ़ता है उसके कारण समुद्र तटीय इलाके प्रभावित होते हैं। तो ओजोन के अभाव में, अब अपन बात करें कि ओजोन गैस के अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना ओजोन गैस के हमारा जीवन क्या इस धरती पर रह सकता है। तो बिना ओजोन के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पराबैंगनी किरणों के कारण कैंसर, फसलों को आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, समुद्री जीव धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो ये अपने किसके कारण हो रहा है सारा, ओजोन परत क्षरण के कारण। अब इस ओजोन परत क्षरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है जिसके का माध्यम से हम इस ओजोन परत क्षरण को रोक सकते हैं। तो इसके सरकार द्वारा और भी संपूर्ण, किसी एक देश की बात नहीं है, ये संपूर्ण विश्व को इसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि इससे संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण विश्व को खतरा है। किसी एक देश को नहीं बल्कि संपूर्ण, चाहे हर प्रकार की गैसों का उत्सर्जन करने वाला एक देश हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव सभी देशों के ऊपर पड़ता है, इसलिए संपूर्ण विश्व को इसके लिए। अब अपन नेक्स्ट वाला जो है पार्ट, उसके अंतर्गत ये देखेंगे कि ओजोन परत क्षरण से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तो आज ये दो चीज़ें याद करनी है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत धरातल से ऊपर 10 से लेकर के 50 किलोमीटर, और समुद्र तल की बात करें तो 30 से लेकर के 80 किलोमीटर की
ऊंचाई पर पाए जाते हैं और समताप मंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। अपने वायुमंडल में कितने पार्ट होते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल की जो है वो 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर 13 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर, आयन मंडल 640, 80 से 640 और 640 के ऊपर बाह्य मंडल पाया जाता है। तो ये अपने वायुमंडल की परतें हैं। उन्हीं में से अपन किसकी बात करें? ओजोन परत की। तो ओजोन परत में, ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत के कारण ओजोन परत क्यों क्षतिग्रस्त हो रही है और इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इन तीनों पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना है। इसके नोट्स आपके बुक में दिए हुए हैं। बुक में ध्यान से देख करके इस वीडियो को देखते हुए आप बुक में से पढ़ते रहे। आज मैंने आपके पास कुछ नोट्स भेजता हूँ, मैं इसके नोट्स भेजते हैं तो उस नोट्सों को भी आप साथ के साथ नोटबुक में लिखते रहे। नमस्कार।